किसी व्यक्ति विशेष, समाज, संप्रदाय और शासन प्रशासन द्वारा अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो उसे रोकने के लिए आपके पास कौन-कौन से रास्ते हैं और उसके लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? देश के नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारा संविधान हमें कौन-कौन से मौलिक अधिकार देता है? क्या आप अपने मौलिक अधिकारों, मानवाधिकारों और संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि वो कौन-कौन से मूलभूत कर्तव्य और अधिकार हैं जिन्हें करना सरकारों के लिए अहम है? देश के नागरिकों के लिए, शासन प्रशासन के लिए संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में और किस अनुसूची में क्या लिखा है, इन सब की जानकारी आपको नथुन-गोंड वॉइस चैनल पर मिलेगा, क्योंकि नथुन-गोंड वॉइस ने ठाना है हर घर संविधान पहुंचाना है, अज्ञानता मिटाना है, ज्ञान दीप जलाना है। अगर आप भी हमारी तरह यह चाहते हैं कि हर कोई भारत के संविधान को जाने, समझे, अंधविश्वास और पाखंड को छोड़कर तथ्यपरक बने और प्लांटेड इतिहास को छोड़कर असली इतिहास को जाने, आज के भारत और प्राचीन गोंडवाना लैंड के बारे में जाने, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले आप नथुन-गोंड वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड सर्कल से भी सब्सक्राइब करवाएं और इस चैनल के वीडियोज को लाइक तथा शेयर करके हमारा साथ दें। जय सेवा, जय जोहार, वड़क्कम। आप देख रहे हैं सत्य का चॉइस नथुन-गोंड वॉइस और मैं हूं नथुन शाह गोंड। दोस्तों, कुछ एक अपवादों को छोड़कर सभी देशों के संविधान की शुरुआत उनकी प्रस्तावना यानी उद्देशिका प्रीम्बल से होती है। अब सवाल यह उठता है कि संविधान की उद्देशिका होती क्या है? सगाजनों, उद्देशिका की परिभाषा पर, उद्देशिका की व्याख्या के ऊपर नथुन-गोंड वॉइस का एक वीडियो पहले से ही मौजूद है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, भारत के संविधान तथा उसके उद्देशिका का पठन पाठन की शुरुआत करने से पहले भारत के पड़ोसी देशों तथा विश्व के कुछ शक्तिशाली व विकसित देशों की संविधान की उद्देशिका का अध्ययन तथा उनका तुलनात्मक विश्लेषण करना जरूरी है, ताकि यह जान सकें कि हमारे देश के संविधान और अन्य देशों के संविधानों में क्या फर्क है। दूसरे देशों की संविधान की प्रस्तावना में क्या है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम भारत के उन दो पड़ोसी देशों की संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे जहां जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेपाल और भूटान की। सबसे पहले हम इन दोनों ही पड़ोसी देशों के संविधान की प्रस्तावना का पठन पाठन करेंगे, फिर उनका तुलनात्मक विश्लेषण। नेपाल और भूटान के संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है? नेपाल और भूटान के संविधान की प्रस्तावना में मूलभूत अंतर क्या है? इन सवालों के अलावा भी कई अन्य सवालों का जवाब ढूंढेंगे। दोस्तों,
नेपाल और भूटान के संविधान की प्रस्तावना का पठन पाठन और उनका तुलनात्मक विश्लेषण करने से पहले नथुन गोनवायस का कानूनी अस्वीकरण देख लीजिए। लीगल डिस्क्लेमर ये रहा स्क्रीन पर। नथुन गोनवायस चैनल के लीगल डिस्क्लेमर के बाद इस संवैधानिक सीरीज की शुरुआत करेंगे नेपाली संविधान की प्रस्तावना से। दोस्तों, नेपाल के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत इस तरह से होती है। हम नेपाल के संप्रभु लोग आंतरिक रूप से एक संप्रभु और स्वतंत्र नेपाल राष्ट्र के रूप में हैं। नेपाली लोगों द्वारा किए गए गौरवशाली इतिहास और विभिन्न आंदोलनों को याद करते हुए समय समय पर बलिदान और संघर्ष जो नेपाल के राष्ट्रीय हित, लोकतंत्र और प्रगति के लिए किए गए थे, जन आंदोलन और सशस्त्र संघर्षों को स्वीकार करते हुए जो देश में प्रगतिशील, लोकतांत्रिक और समावेशी नेपाल के लिए लड़े गए थे, लोकतंत्र के लाभों को आत्मसात करते हुए जिसमें नागरिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, वयस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव, प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता, स्वतंत्र, निष्पक्ष और सक्षम न्यायपालिका, कानून का शासन और समाजवाद के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध होकर एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करते हुए और एक समाजवादी उन्मुख अर्थव्यवस्था के माध्यम से शासन को मजबूत करते हुए, सामुदायिक विविधता को स्वीकार करते हुए, भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण विशेषताओं के साथ और बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषताओं को समाप्त करके विविधता के भीतर एकता को बढ़ावा देने के लिए समानता, समृद्धि और न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतिबद्धता बनाना और एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य शासन प्रणाली का निर्माण करना जो स्थायी शांति, सुशासन, विकास और समृद्धि सुनिश्चित करे। इसलिए हम नेपाल के संप्रभु लोग आज 2072 विक्रम संवत के आश्विन महीने के 3 गते 20 सितंबर 2015 को इस संविधान को नेपाल के लिए अधिनियमित और प्रख्यापित करते हैं, जो हमारी संविधान सभा द्वारा पारित किया गया है। सगाजनों, नेपाली संविधान की प्रस्तावना के बाद अब भूटान के संविधान की प्रस्तावना का पठन पाठन करेंगे। भूटान के संविधान को 18 जुलाई 2008 को भूटान के शाही सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। भूटानी संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। हम भूटान के लोग त्रिरत्न के आशीर्वाद से, हमारे संरक्षक देवताओं की सुरक्षा से, हमारे नेताओं के ज्ञान से, पेर्डेन रुकपा के चिरस्थायी भाग्य से और महामहिम डुक ग्याल्पो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के मार्गदर्शन से भूटान की संप्रभुता को मजबूत करने, स्वतंत्रता के आशीर्वाद को सुरक्षित करने, न्याय और शांति सुनिश्चित करने और सभी समय के लिए लोगों की एकता, खुशी और कल्याण को बढ़ाने के लिए सोलेमन रूप से खुद को प्रतिज्ञा करते हैं। एतद द्वारा भूटान साम्राज्य के लिए इस संविधान को
पृथ्वी चूहे के वर्ष के 5वें महीने के 15वें दिन, जो कि 18 जुलाई 2008 के अनुरूप है, को स्वीकार और अपनाते हैं। दोस्तों, नेपाल और भूटान की संविधान की उद्देशिका का अध्ययन करने के बाद अब इनका तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। नेपाल और भूटान दोनों ही देशों के संविधान की प्रस्तावना उनकी अद्वितीय इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक विकास को दर्शाती है। इन दोनों ही देशों के संविधान की प्रस्तावना का तुलनात्मक विश्लेषण हम निम्नलिखित 5 बिंदुओं जैसे शासन प्रणाली और संप्रभुता, मौलिक अधिकार और सामाजिक न्याय, धर्म और संस्कृति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास तथा संघवाद और स्थानीय शासन के आधार पर करेंगे। शुरुआत शासन प्रणाली और संप्रभुता से। नेपाल का संविधान नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है। नेपाली संविधान की उद्देशिका यह स्पष्ट रूप से बतलाती है कि संप्रभुता जनता में निहित है। राजशाही के लंबे इतिहास को समाप्त कर एक गणतंत्र के रूप में स्थापित होने की यात्रा को दर्शाती है नेपाली संविधान की प्रस्तावना। साथ ही यह बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त विशेषता को आत्मसात करने की बात करती है। अब बात करते हैं भूटान की। अगर इसी परिप्रेक्ष्य में भूटान के संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो यह भूटान को एक लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में परिभाषित करती है तथा इसकी प्रस्तावना में राजा की भूमिका को स्वीकार किया जाता है, जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से भूटान की जनता को अधिक शक्तियां हस्तांतरित किया। यहाँ भी संप्रभु शक्ति भूटान के लोगों में निहित है, फिर भी यह राजशाही के सह अस्तित्व के साथ है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार और सामाजिक न्याय की। नेपाल का संविधान एक समावेशी समाज के निर्माण पर जोर देता है। इसकी प्रस्तावना जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद और सभी तरह के जातीय छुआछूत को समाप्त करने तथा आर्थिक समानता, समृद्धि और सामाजिक न्याय स्थापित करने की बात करती है। अगर हम भूटान के संविधान की बात करें तो इसे मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हालांकि इसमें नेपाल की तरह स्पष्ट रूप से जातीय, वर्गीय और क्षेत्रीय भेदभाव को समाप्त करने का उल्लेख नहीं है। भूटान का संविधान खुशहाल और न्यायपूर्ण समाज बनाने की बात करता है। भूटान अपनी सकल राष्ट्रीय खुशहाली अर्थात जीएनएच के दर्शन के लिए जाना जाता है, जो सिर्फ आर्थिक विकास के बजाय समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। अब बात करते हैं धर्म और संस्कृति की। नेपाल अब एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जबकि पहले इसे एक हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रचारित किया जाता था। नेपाली संविधान की प्रस्तावना में प्राचीन काल से प्रचलित धर्म और संस्कृति की सुरक्षा तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, लेकिन यह किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्थापित नहीं करती। जबकि भूटान में वज्रयान बौद्ध धर्म आधिकारिक धर्म है,
भूटानी संविधान का प्रस्तावना बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर देती है, जो भूटान की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ संविधान के गहरे संबंध को दर्शाता है। और विश्लेषण दोनों ही देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास की। नेपाल का संविधान कई दशकों के राजनीतिक संघर्ष, राजशाही के उन्मूलन और लोकतांत्रिक स्थापना के बाद 2015 में आया। नेपाली संविधान की प्रस्तावना में जन आंदोलन और जनता की सर्वोच्चता के माध्यम से हासिल परिवर्तनों का स्पष्ट उल्लेख है। वहीं अगर भूटान की बात करें तो भूटान का संविधान राजा के नेतृत्व में एक क्रमिक लोकतांत्रिक संक्रमण अर्थात परिवर्तन का परिणाम है। साल 2008 में संविधान को अपनाने से पहले भूटान में एक पूर्ण राजशाही थी। फिर भी वहां लोकतांत्रिक सुधारों की शुरुआत वहां के राजा ने अपनी स्वेच्छा से की। अब बात करते हैं संघवाद और स्थानीय शासन के बारे में। 7 प्रांतों वाला नेपाल अब एक संघीय गणराज्य है और उसका संविधान संघवाद को अपने मूल सिद्धांत के रूप में स्थापित करता है। नेपाल के संविधान की प्रस्तावना में केंद्र, प्रांतों और स्थानीय निकायों में शक्तियों के पृथक्करण का उल्लेख है। अब बात करते हैं भूटान की। भूटान में एकात्मक राज्य है क्योंकि वहां के संविधान में संघवाद का कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि इसमें स्थानीय शासन की व्यवस्था है। नेपाल और भूटान के संविधान की प्रस्तावना का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण के बाद अब संक्षेप में इसके निष्कर्ष से भी हम अवगत करा देते हैं। दोस्तों, नेपाली संविधान की उद्देशिका हिंसक लोकतांत्रिक संघर्षों की परिणति है, जो जन संप्रभुता, गणराज्यवाद, धर्मनिरपेक्षता और समावेशी समाजवाद पर जोर देती है। यह एक टूटी हुई राजशाही से एक लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तन को दर्शाती है, जबकि इसके ठीक विपरीत भूटानी संविधान की प्रस्तावना एक अद्वितीय शांतिपूर्ण शाही निर्देशित आधुनिकीकरण प्रक्रिया की उपज है। यह राजशाही और बौद्ध विरासत के निरंतर महत्व पर जोर देती है, साथ ही लोगों के कल्याण और संवैधानिक शासन की दिशा में बदलाव को भी स्वीकार करती है। भूटान की उद्देशिका में खुशी और कल्याण पर जोर देश के सकल राष्ट्रीय खुशी के दर्शन के अधिक करीब से जुड़ा है। दोनों ही देशों के संविधान की प्रस्तावना अद्वितीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को दर्शाती है। सगाजनों, नेपाल और भूटान के संविधान की प्रस्तावना का संक्षेप में तुलनात्मक अध्ययन और उनकी विश्लेषण का यह एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। नथुन गोंड वॉइस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय जोहार संविधान, जोहार भारत।